हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फा क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि आपके सामने थंबनेल बना हुआ है फ्रेंड्स, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक मॉडल पेपर 2023 जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है फ्रेंड्स 2023 के एग्जाम के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम डील करेंगे सोशल स्टडी के क्लास 10th के ऑफिशियल मॉडल पेपर को, सोशल स्टडी के सब्जेक्ट को। वीडियो को एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो मैं 2 सेकंड में उसका आंसर बताऊंगा और आप उसको बना सकते हैं। 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 80 में से 40 बनाना है आपको। तो देखिए आपको कितना मार्क्स स्कोर होता है, अगर नहीं होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही मैं कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 2023 का एनुअल एग्जाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 का मॉडल पेपर है। कंपलसरी सब्जेक्ट है सोशल स्टडी का। 80 क्वेश्चन है आपके सामने। टोटल 112 मार्क्स का दिया हुआ है। 80 में से 40 ही बनाना है क्वेश्चन। तो ये एग्जाम का पैटर्न है आपके सामने। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। आपको जैसे पता है क्वेश्चन 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सेक्शन बी में सब्जेक्टिव है। तो आज हम ए को डील करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो भारतीय जनता पार्टी का पुनर्जन्म किससे हुआ है? भारतीय जनसंघ से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अभी शासन में है बीजेपी पहले क्या थी? भारतीय जनसंघ थी, जो बाद में क्या बन जाती है? भारतीय जनता पार्टी बन जाती है। अगर आपसे पूछेगा इसका गठन कब हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी थी, बीजेपी पार्टी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसका आंसर कर सकते हैं 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो दलित पैंथर्स की जो स्थापना हुई थी वो महाराष्ट्र में हुई थी फ्रेंड्स। दलित पैंथर दलितों के वर्ग का समूह का उत्थान की बात करता है दलित पैंथर्स। तो इस तरह से दलित पैंथर्स के जो स्थापना हुई है किस राज्य में हुई है? महाराष्ट्र में हुई है। तो दलित पैंथर फ्रेंड्स दलितों के उत्थान की बात करता है और इसकी स्थापना कहाँ हुई है? महाराष्ट्र में हुई है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो वो कौन सा स्थानीय संशोधन है फ्रेंड्स? 74th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या करता है? संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन की बात करता है। आगे बात करते हैं, बलवंत राय मेहता अपने समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, त्रिस्तरीय। और बिहार वैसा राज्य है फ्रेंड्स जहाँ पे 50% पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना जो है वो कहाँ गई थी? मद्रास में की गई थी, जिसको अभी हम क्या कहते हैं? चेन्नई कहते हैं। चेन्नई कहते हैं, मद्रास पहले था, जिसको अभी हम क्या कहते हैं? चेन्नई कहते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था? तो जैसा अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, बिहार ऐसा मात्र एक राज्य है जहां पे सबसे पहले सर्वप्रथम क्या गया था? महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दल बदल कानून। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। संसद को इंग्लिश में एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, विधायक को एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इन दोनों पर दल बदल कानून क्या होता है? लागू होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, हमारे क्षेत्रवाद की भावना, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम, निगेटिव इम्पैक्ट क्या है क्षेत्रवाद की भावना का? तो क्षेत्रवाद की भावना का निगेटिव इम्पैक्ट, कुपरिणाम क्या है? ये कुपरिणाम आप समझ सकते हैं। तो ये एक तरह का क्या है? अलगाववाद है, जिससे हिंसा भड़कती है। आगे बात करते हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य ने लिखी है। चाणक्य ने लिखी है, जिसको कौटिल्य भी कहते हैं। अगर कहीं कहीं नाम कौटिल्य आएगा तो आप कौटिल्य भी टिक करेंगे या फिर चाणक्य टिक करेंगे। जबकि कालिदास ने मेघदूत लिखा और मेगस्थनीज की किताब का नाम क्या है फ्रेंड? तो इंडिका है मेगस्थनीज की किताब का नाम। आगे बात करते हैं, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? किसकी संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? कनाडा और भारत की संघीय व्यवस्था एक ही जैसी है, लगभग सिमिलर है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है वो थोड़ी अलग है। आपको पता है फ्रेंड्स, भारत में प्रधानमंत्री चुना जाता है, कनाडा में भी प्रधानमंत्री चुना जाता है, लेकिन यहाँ जो है वहाँ सबसे पावरफुल आदमी कौन होता है? वो प्रेसिडेंट होता है। तो इसलिए इसकी संघीय व्यवस्था क्या है? अलग है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? कमेंट सेक्शन में बताएं। भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? किससे प्रभावित है भारत की संघीय व्यवस्था? क्वेश्चन नंबर 11। तो जैसा अभी मैंने आपको कहा फ्रेंड्स कि कनाडा की संघीय व्यवस्था भारत से मिलती जुलती है, जबकि अमेरिका का थोड़ा सा अलग है सिस्टम। तो इस तरह से कनाडा इसका सटीक ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की किस अनुसूचित सूची में राष्ट्रीय भाषाओं का जिक्र किया गया है? तो भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 राष्ट्रीय भाषाओं को सूचित किया गया है। कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं। किस अनुसूची में बात की गई है? 8वीं अनुसूची में बात की गई, जबकि 9वीं अनुसूची में पंचायतों के बारे में बात किया गया। तो 8वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, 22 भाषाओं का उल्लेख है भारत के संविधान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय चुनाव आयोग, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य निर्वाचन आयोग। फ्रेंड्स, जो वार्ड काउंसिलर वगैरह का इलेक्शन होता है, वार्ड काउंसिलर का इलेक्शन राज्य चुनाव आयोग कराता है, लेकिन चूंकि यहाँ विधानसभा की बात हो रही है, विधानसभा, राज्य विधानसभा की बात हो रही है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारतीय चुनाव आयोग। तो इसका सटीक ऑप्शन क्या है? भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको ECI कहते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएं फ्रेंड्स, ECI का चेयरमैन कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अभी चेयरमैन है वो कौन है? कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट है, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो आपको पता है फ्रेंड्स, शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया। 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है कानून, राज्य की सूची सिर्फ राज्य गवर्नमेंट बनाती है, जबकि समवर्ती सूची ऐसे लिस्ट है जहाँ पे कौन बनाता है कानून? ये बनाता है, मतलब दोनों मिल करके, केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है, इसको समवर्ती सूची कहते हैं। तो शिक्षा किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेंगे। तो इस तरह से इसका सटीक ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? समवर्ती सूची। एक बात और यहाँ पे बताना फ्रेंड्स, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, आप ध्यान देंगे। ये जो 8वीं सूची मैंने बताया फ्रेंड्स, यहाँ पे 22 भाषाओं का उल्लेख है और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में है, जबकि 9वीं अनुसूची के बाद 10, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो मैंने 9वीं अनुसूची बोल दिया, जबकि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट 15वां नंबर क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? फैक्चुअल क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? बहुत आसान सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं, अगर नहीं बताते तो मैं बता देता हूं। ऑप्शन नंबर बी, 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था, ये सवाल है फ्रेंड्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा हुइन फूसू। बहुत सारे बच्चे हो ची मिन करेंगे, जो कि गलत है। क्या होगा? हुइन फूसू होगा, ये सही है। और नरोत्तम सुनहातक कहाँ के राजा थे? ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं फ्रेंड्स, नरोत्तम सुनहातक कहाँ के राजा थे? जनरल नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? जनरल नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका सटीक ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 के कंबोडिया। और कंबोडिया के राजा कौन थे? नरोत्तम सुहानुक थे, जहां अंकोर वाट का मंदिर भी स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर, अगर आपसे पूछता है सवाल अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में है। कंबोडिया के राजा कौन थे? नरोत्तम सुहानुक थे। और जनरल नोल कौन थे? यहाँ के प्रधानमंत्री थे। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स हम इसमें, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता है? तो पता है फ्रेंड्स वो किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, डैट इज़ हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अब बताइए फ्रेंड्स, हनोई किस देश की राजधानी है? हनोई किस देश की राजधानी है? कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से आंसर करें, हनोई किस देश की राजधानी है। उसके आगे बढ़ते हैं हम, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो अहमदाबाद में की थी। अहमदाबाद कहाँ है फ्रेंड्स? तो गुजरात में है अहमदाबाद। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और गुजरात के अहमदाबाद में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। आपको याद होगा फिर दांडी मार्च की शुरुआत भी यही साबरमती आश्रम मतलब कि अहमदाबाद से कहाँ तक हुई थी? दांडी तक हुई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया था? क्वेश्चन नंबर 20। तो सबसे पहले जो है कलकत्ता अधिवेशन में स्वशासन की बात की गई थी, जबकि मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि संपूर्ण स्वराज की बात कहाँ की थी? लाहौर अधिवेशन में की गई थी। और ये कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1920 में। इसको साफ कर देता हूँ। हाँ, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशोषण की जगह स्वराज की बात की गई? तो सबसे पहले स्वराज की बात की गई कलकत्ता अधिवेशन 1920 में। और संपूर्ण स्वराज की बात की गई, संपूर्ण स्वराज की बात, तो संपूर्ण स्वराज की बात 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डेट आपको याद रखना है। 1920 कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज, संपूर्ण स्वराज, कंप्लीट स्वराज के बारे में कब बात की गई? 1929 में लाहौर के अधिवेशन में की गई थी। तो आप इसको बात को ध्यान में रखेंगे। दांडी यात्रा किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा से। दांडी यात्रा के आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन इसमें नहीं दिया हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नील की खेती से जुड़ा हुआ चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी बिहार भी आए थे चंपारण सत्याग्रह के लिए सिलसिले में। इस तरह से खिलाफत आंदोलन भी असहयोग आंदोलन से मर्ज हो जाता है, तो लगभग 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो इस तरह से आप डेट याद रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई? तो दांडी यात्रा से शुरू हुई, और ये कब हुआ? 1930 में हुआ। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गोलमेज सम्मेलन, जिसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो पहले में कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था, दूसरे में कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक गए थे। कौन गए थे? महात्मा गांधी जी गए थे। और जबकि दूसरे में भी कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था। तो कांग्रेस उस जमाने की बहुत बड़ी पार्टी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो इस तरह से इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने क्या किया था? भाग लिया था। अगर आपसे सवाल पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो वो कौन थे? BR अम्बेडकर थे।
बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23 देखें, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ की थी, किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और कहाँ किया था फिर? तो इंडिया में नहीं किया था, कहाँ किया था? सिंगापुर में किया था। सिंगापुर में किया था सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। बंगाल विभाजन कब और किसने किया? बंगाल विभाजन कब और किसने किया? तो बंगाल विभाजन आपको देखें फ्रेंड्स, 1905 में घोषणा हुई थी बंगाल विभाजन, जिसको लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 1905 में ही, जिसको लॉर्ड कर्जन ने किया था। लेकिन बाद में ये क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है। किसी तरह से इसको रद्द कर दिया जाता है, बंगाल विभाजन को स्थगित कर दिया जाता है। दोबारा से बंगाल विभाजन कब होता है? तो 1912 में होता है। 1911 में घोषणा होता है, 1912 में होता है। तो यहाँ पे आपके लिए सटीक ऑप्शन है इस तरह का, जब भी कन्फ्यूजन वाला क्रिएट करें, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, 1905 में, 1911 डलहौजी में है। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? स्किप करके आगे चले जाएंगे, ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन क्या है? सही है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? मित्र राष्ट्र कौन नहीं है? नॉन अलाइंड नेशन। अगर आपने 9th क्लास की बुक को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर के बारे में, तो आप इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा? 25 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन? ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या था? मित्र राष्ट्र नहीं था। आगे बात करते हैं, स्वराज पार्टी की प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? आप कमेंट सेक्शन में बताएं फ्रेंड्स कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने? तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 26 है। तो प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था 26 का? इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इस तरह से आप कह सकते हैं फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? इलाहाबाद इसका आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी, या स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? आप उस कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस पावर लूम का आविष्कार किया? पावर लूम का आविष्कार किया था? एडमंड कार्टराइट ने किया था। एडमंड कार्टराइट ने किया था पावर लूम का आविष्कार। आप बताइए फ्रेंड्स, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? कमेंट सेक्शन में आप बताएं। न्यू डील नामक नई आर्थिक नीति कहाँ लागू की गई थी? न्यू डील नामक नई आर्थिक नीति कहाँ लागू की गई थी? वो अमेरिका में लागू की गई थी। अमेरिका में न्यू डील नामक आर्थिक नीति, आपको याद होगा फ्रेंड्स, 1921 की नई आर्थिक नीति कहाँ लागू की गई थी? तो जो रशिया में लागू की गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या है? न्यू डील नामक नई आर्थिक नीति है, तो अमेरिका हो जाएगा। आगे बात करते हैं 1991 में सोवियत संघ जिसको यूएसएसआर कहते हैं, यूएसएसआर का विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? आपको पता है फ्रेंड्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हो गया। 1945 से 1991 तक कोल्ड वॉर चला। कोल्ड वॉर में दो महाशक्ति सामने थी। एक तरफ थी अमेरिका और दूसरी तरफ था यूएसएसआर, सोवियत संघ जिसको कहते हैं हम, यूएसएसआर था। तो यूएसएसआर का विघटन हो जाता है 1991 में ख़त्म हो जाता है यूएसएसआर। तो बच जाता है कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम यूएसए कहते हैं। आपने अगर अभी तक कमेंट सेक्शन में बता दिया था कि यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है तो बहुत अच्छा है, नहीं बताया तो मैं इसका लास्ट में आंसर बता दूंगा आपको कौन है अभी यूएसए का प्रेसिडेंट। इनमें से कौन देश दक्षेश का सदस्य नहीं है? दक्षेश किसको कहते हैं? सार्क। देखिए यहाँ पे सार्क लिखा हुआ अभी। सार्क एक क्या है? ग्रुप है, एशियन कंट्रीज़ का ग्रुप है। तो कौन इसका सदस्य नहीं है? तो इंडिया भी है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी। तो कौन इसका सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया इसका सदस्य नहीं है, इसलिए इसका आंसर कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। आप एक बार ज़रूर देख लेंगे फ्रेंड्स कि सार्क का सदस्य कौन कौन सा देश है। तो सार्क का सदस्य कौन कौन सा देश है, इस तरह से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा देश नहीं है। रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो बहुत ही बेहतरीन महान दार्शनिक था। और वो किस देश का रहने वाला था फ्रेंड्स? तो फ्रांस का रहने वाला था। उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिया था, आपको याद ही होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, अल हिलाल का संपादन किसने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, अल हिलाल का संपादन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यह एक तरह का क्या था? मैगजीन था, न्यूज़पेपर था, जो निकाला गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के थ्रू। ग्यूटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ग्यूटेनबर्ग ने सबसे पहले क्या किया था? चूंकि वो ईसाई था तो उसने बाइबल की सबसे पहले छपाई की थी। महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया था, यंग इंडिया। और महात्मा गांधी ने एक और पत्रिका लिखा है फ्रेंड, जिसका नाम क्या था? हरिजन का सबसे पहले सर्वप्रथम इस्तेमाल भी महात्मा गांधी ने किया था। हरिजन को भी लिखा है और यंग इंडिया को भी महात्मा गांधी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था काउंट काबूर ने विक्टर एमैनुअल को। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा था? मेटरनिक कर रहा था। मेटरनिक किस देश से बिलोंग कर रहा था फ्रेंड्स? कमेंट सेक्शन में बताएं मेटरनिक कहाँ का था। आगे बात करते हैं, आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना की गई थी? आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो चेका की स्थापना की गई थी। चेका क्या था? एक तरह का पुलिस था, अंडर कवर्ड पुलिस जिसको कहते हैं चेका। तो एक तरह का पुलिस का दस्ता था
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया, 1986 में आया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाए 1986। और हम 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिनियम दिवस के रूप में मनाते हैं, दिवस के रूप में। दिवस कब मनाते हैं हम? 15 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे आप तो ये दिया हुआ है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है फ्रेंड्स। 15 मार्च 1950 को हमारा योजना आयोग की गठन भी हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट डेट है। 15 मार्च आप ध्यान रखेंगे। बिहार झारखंड से भी 15 मार्च को 15 नवंबर को वो अलग हुआ था। तो इस तरह से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे हम। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय का अनुमान लगाया गया 1868 में। किसने लगाया था फ्रेंड्स? किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा था इसमें। उन्होंने बहुत पहले लगाया था। उन्होंने एक किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन करके, और उन्होंने 1868 में कहा था भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। प्रति व्यक्ति उस समय आय कितना आया था? प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम आया था 20 रुपया, 20 रुपये के आसपास में पर कैपिटा इनकम आया था। जबकि हम 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें, गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर से की है? किसने कहा है गरीबी के क्या है? एक तरह का कैंसर है। तो किसने क्या है फ्रेंड? तो कुजनेत्स ने कहा है। कुजनेत्स ने एक ऐसे अर्थशास्त्री जिन्होंने कहा गरीबी क्या है? कैंसर की तरह है जो पूरे देश को निगल जाएगी, इसलिए गरीबी का क्या होना चाहिए? इलाज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक जिसको HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, HDI इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर, सब चीज़ को देख करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। इसलिए इसका सटीक ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जीवन प्रत्याशा भी देखते हैं, शिक्षा प्राप्ति भी देखते हैं, जीवन स्तर भी देखते हैं, तब हम क्या देखते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नहीं भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? तो पहले योजना आयोग करती थी, अभी कौन करता है फ्रेंड्स? तो नीति आयोग करती है। 43 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा, नीति आयोग। और ये कब बना फ्रेंड्स? तो 2015 में बना है। 2015 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अभी नरेंद्र मोदी इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। आपको पता होगा फ्रेंड्स, योजना नीति आयोग के पहले क्या था? योजना आयोग का, जिसका गठन क्या हुआ था? 15 मार्च 1950 में किया गया था। इसके भी अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। अब योजना आयोग की जगह क्या आ गया है? नीति आयोग आया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा फ्रेंड्स? आप कमेंट सेक्शन में बताएं। NITI नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किताब किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 44। तो किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है फ्रेंड्स, भारत के लोगों को बताने में कि भारत का धन जो है वो अंग्रेज़ जो है अपने देश में लेकर के जा रहे हैं। इसी किताब में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने कहा है, दादा भाई नौरोजी ने, कि भारत की सारी संपदा कौन अंग्रेज़ जो है वो इंग्लैंड में जाकर के पहुँचा रहे हैं, भारत को खोखला कर रहे हैं। स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्वेश्चन नंबर 45। तो स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्रोना स्वीडन की मुद्रा है। डॉलर बहुत सारे देशों में चलता है, तो आप बता सकते हैं। सऊदी में रियाल चलता है, पाउंड भी बहुत सारे यूरोप कंट्रीज़ में चलता है, इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? क्रोना इंपॉर्टेंट है। क्रोना क्या है? स्वीडन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है, जिसको हम बैंकों का बैंक कह सकते हैं? तो वो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। और ये ऐसा बैंक है फ्रेंड्स जहाँ पे आदमी अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकता है। अकाउंट खुलवाने के लिए आपको इन सब बैंक में, जहाँ सेंट्रल बैंक, नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, अब में अकाउंट नहीं खुलता, ये बैंकों का बैंक है। नेक्स्ट है, मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मानव के विकास के लिए? क्वेश्चन नंबर 47 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज शिक्षा। जो अभी आप ग्रहण कर रहे हैं, एजुकेशन। एजुकेशन से आदमी पूंजी भी बना लेगा, एजुकेशन से आदमी जनसंख्या भी कंट्रोल कर लेगा, एजुकेशन से आदमी के पास धन भी आ जाएगा। तो जो एजुकेशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप अभी ग्रहण कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से ग्रहण करेंगे। इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है क्वेश्चन नंबर 48। तो जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कौन है? कृषि। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत की लगभग 70% से अधिक आबादी कृषि में सम्मिलित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कृषि क्या है? जीवन निर्वाह का के रूप में काम। तो जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? कृषि है। प्राथमिक क्षेत्र कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र आपको पता है फ्रेंड्स, जिसको कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। तो कृषि क्षेत्र में कृषि और खनन शामिल होता है। खनन कृषि और खनन क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है, जबकि द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है, और तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र। तृतीय को सेवा, औद्योगिक क्षेत्र को सेकंड, और प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र या कृषि या खनन क्षेत्र कहते हैं। तो इसका सटीक ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? खनन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सोने के आभूषण। सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है फ्रेंड्स, हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है सोने की आभूषण की जांच पड़ताल के लिए। जबकि एगमार्क खाने की वस्तु, खाने के प्रोडक्ट वगैरह, खाने की वस्तु
वस्तुओं के लिए हम क्या करते हैं, एग मार्क का इस्तेमाल करते हैं। ISI किसी भी प्रोडक्ट की शुद्धता को मापने के लिए, जैसे आपका प्रेशर कुकर, आपका लोहे का जो भी सामान है उसके ऊपर ISI का हॉलमार्क लगता है, जिससे उसकी गुणवत्ता का पता चलता है। तो सोने का किससे पता चलता है, हॉलमार्क से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में हुआ था। तो सवाल, ये वाला सवाल जो है ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा आपको, क्योंकि कोई भी संस्था जो है वो 1954 में नहीं बना था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है, तो आप इसको ध्यान देंगे। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बिहार बोर्ड में आप छोड़ देंगे, क्योंकि योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन और भारतीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो हुआ था फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूँ। तो भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में, इसका योजना आयोग का 1950 में, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का 1950 और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का भी क्या हुआ था 1950 में हुआ था। तो 1954 में कोई भी नहीं हुआ था। जो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको स्किप करेंगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आपको मात्र 50% करना, 80 में से सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन बनाना है आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप छोड़ के आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी उसको कहते हैं फ्रेंड, जो काम है फिर मौसम के अकॉर्डिंग आप बेरोजगार हो जाते हैं, फिर आपको मौसम से काम मिल जाता है। तो इस तरह की छिपी हुई बेरोजगारी कह सकते हैं। फिर मौसमी बेरोजगारी कहाँ मिलता है, कृषि में, क्योंकि किसान फसल लगा देते हैं और फसल लगने के बाद फसल के काटने तक का जो टाइम होता है उस टाइम में किसान के पास कोई काम नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं या मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का गुण है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का गुण क्या है, ये निजी लाभ होता है, प्राइवेट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, मूल तंत्र होता है, साधनों के निजी स्वामित्व होता है, उसमें मालिकाना हक किसी आदमी का होता है या ग्रुप का होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 54, तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है। तरुण भारत संघ का संबंध जो है क्वेश्चन नंबर 54 तो राजस्थान से है। किससे है, राजस्थान से। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बाहर से आ रहा है, आप ध्यान में रखेंगे कौन सा कहाँ से। रूस के सहयोग के किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया था। तो किसका निर्माण किया था, कुंडनकुलम परमाणु विद्युत ग्रह का निर्माण किया था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है फ्रेंड्स ये परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ है, जबकि कैगा और कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में है। कैगा और कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में है, और जबकि नरोड़ा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में नरोड़ा है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कुंडलकुलम परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ है, कमेंट सेक्शन में आप बताएं। प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से जाना जाता है, प्रारंभिक जीविका कृषि को, क्वेश्चन नंबर 56 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर, झूम से भी जाना जाता है, पामलू से भी जाना जाता है, दीपा से भी जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो प्रारंभिक जीविका कृषि को इनमें से सभी के नाम से जाना जाता है। डेक्कन ओडिसी ये एक ट्रेन है फ्रेंड्स, रेल है। तो आपको बताना है चलाई जा रही है, किस राज्य में चलाई जा रही है, ये बात है। डेक्कन ओडिसी नामक ट्रेन किस राज्य में चलाई जा रही है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में डेक्कन ओडिसी नाम का ट्रेन चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। 58 क्वेश्चन नंबर एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1953 में। 1953 में भारतीय राष्ट्रीय वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 59। तो इंदौर बंदरगाह जो है वो कहाँ है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में बताएं तमिलनाडु की राजधानी क्या होगी। आगे बात करें, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है। बिहार की पूछ रहा है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना, तो सोन जो है वो सबसे प्राचीन है। सोन नदी घाटी परियोजना सबसे प्राचीन है। उसके बाद कौन सी है फ्रेंड्स, तो उसके बाद गंडक की बात करते हैं हम। सबसे पहले सोन एक नंबर पे सबसे पुरानी, दूसरे नंबर पे गंडक और तीसरे नंबर पे क्या है, कोसी परियोजना। तो इस तरह से सबसे पुरानी कौन हो जाएगी, सोन नदी घाटी परियोजना सबसे पुरानी है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 61। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में है। आपको एक बात पता, जिम कॉर्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, वो भी उत्तराखंड में है। नंदा देवी भी कहाँ है, उत्तराखंड में है। आगे बात करते हैं, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। चिपको आंदोलन आपको याद होगा फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेतृत्व करता है, क्वेश्चन नंबर 64। और ये उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई थी। उत्तराखंड बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है उत्तराखंड की राजधानी। और सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेता थे, किसकी, चिपको आंदोलन के। लोग पेड़ों से चिपक जाते थे और काटने पे पाबंदी लगा देते, रोक लगा देते थे। क्वेश्चन नंबर 63, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो 7% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। बिहार में बहुत ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादातर मिट्टी पे खेती की जाती है। जंगलों की बहुत ही कम संख्या यहाँ पे, बहुत कम प्रतिशत है, इसलिए मात्र 7% क्षेत्र में ही बिहार के जंगल पाया जाता है।
आगे बात करते हैं इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है, कौन कार्बनिक खनिज नहीं है, बिटुमिनस खनिज तेल प्राकृतिक गैस। देखिए फिर सवाल थोड़ा गलत है क्योंकि यहाँ से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये सभी कार्बनिक खनिज है। अगर आप ऑप्शन देखें बिटुमिनस कोयला का एक प्रकार आपको याद होगा, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट सबसे बेहतरीन क्वालिटी का कोयला है, उसके बाद बिटुमिनस आता है, उसके बाद लिग्नाइट आता है, उसके बाद पीट आता है। ये सब कोयले का प्रकार है, तो कोयले में कार्बन पाया जाता है, कोयले में कार्बन पाया जाता है, खनिज तेल में भी कार्बन पाया जाता है और प्राकृतिक गैस में भी कार्बन पाया जाता है। सटीक ऑप्शन क्या हो जाएगा इनमें से सही, सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन से नहीं को हटा देना है, नहीं को गायब कर देना, सॉरी फ्रेंड्स, नहीं को यहाँ से गायब कर देना है। आगे बात करते हैं सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, बहुत इंपॉर्टेंट। बॉक्साइट से हम क्या प्राप्त करते हैं, एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित किया गया था, असम में स्थित किया गया था। असम में कहाँ किया गया था, डिगबोई, असम के डिगबोई में स्थित किया गया था तेल शोधक कारखाना। क्वेश्चन नंबर 66 एंड द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। मुंबई हाई प्रसिद्ध है, मुंबई हाई या फिर सागर सम्राट आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, तो मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 67 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज खनिज तेल हेतु, खनिज तेल हेतु। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, समुद्र के अंदर से हम पेट्रोलियम वगैरह निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, खाद्यान्न फसल पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो चावल। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी खाद्यान्न फसल पाई जाती है, तो चावल पाई जाती है, चावल। और सेकंड नंबर पे कौन है, तो गेहूं है, गेहूं। फर्स्ट पे चावल, सेकंड पे गेहूं, थर्ड पे क्या आ सकता है, मक्का आ सकता है बिहार के लिए भी। तो फर्स्ट पे क्या आएगा, चावल आएगा, सेकंड पे क्या है, गेहूँ। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है खाद्यान्न के लिए हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 68 जूट उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है, तो जूट उत्पादन में सबसे इंपॉर्टेंट देश कौन सा है, तो जूट उत्पादन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन किया जाता है। अगर आपसे इंडिया में पूछे इंडिया में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कहाँ होता है, तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा, पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन होता है। अगर बिहार में पूछे जूट उत्पादन कहाँ होता है, तो बिहार के पूर्णिया जिला में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। तो 3 बात मैंने आपको बताया, जूट उत्पादन बांग्लादेश पहले नंबर पर, भारत में वेस्ट बंगाल और बिहार में पूर्णिया जिला जो है वो जूट के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर लेते हैं। निम्न इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है, सबसे ज़्यादा लोहा कौन उत्पादन करता है, तो लोहा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है फ्रेंड्स, कर्नाटका करता है, कर्नाटका सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन करता है। आपको बताना है फ्रेंड्स कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, कमेंट सेक्शन में बताएं कोयला का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। एक क्वेश्चन और बताएं फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में कि जंगल सबसे ज़्यादा कहाँ है, जंगल भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा जंगल पाया जाता है, कमेंट सेक्शन में आप बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का रेशम नगर कहा जाता है, तो भागलपुर को बिहार का रेशम नगर कहा जाता है। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। भागलपुर में रेशम, प्राचीन काल से रेशम का व्यापार होता चला आ रहा है, तो प्राचीन काल से ही हम भागलपुर बहुत फेमस है, किसके लिए, रेशम के लिए फेमस है, सिल्क के लिए फेमस है। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि का सर्वाधिक योगदान है, क्योंकि 80% से अधिक लोग कृषि के ऊपर डिपेंडेंट है बिहार में, और कृषि की असीम संभावनाएं भी हैं बिहार में। इस तरह से बिहार में अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किसका रहता है, तो कृषि का है। क्वेश्चन नंबर 73 बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, वैसे तो बिहार की बड़ी त्रासदियों में बाढ़ और सूखा दोनों हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बाढ़। बिहार अगर आप देखें तो ये बिहार है, तो उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ की संभावनाएं बनी रहती हैं, जबकि दक्षिणी बिहार में हमेशा सूखा की संभावना बनी रहती है। तो इस तरह से जो सबसे बड़ी त्रासदी है वो कौन है, बाढ़ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 कुसहा तटबंध किस नदी पर है, क्वेश्चन नंबर 74 कुसहा तटबंध, तो कुसहा तटबंध जो है वो किस पर है, तो कोसी नदी पर है। कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं, बिहार के शोक से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये अपने बाढ़ के लिए कुख्यात है ये नदी, कोसी नदी। आगे बात करते हैं सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, सतलज नदी पर, तो गोविंद सागर झील जो है वो कहाँ बनाया गया, सतलज नदी पर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 75 का ये क्या हो जाएगा, सटीक ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है, क्वेश्चन नंबर 76, तो क्या हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन, स्वयंसेवी संगठन, ग्राम मोहल्ले के लोग, इनमें सभी। अगर कोई आपदा प्रबंधन हो जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा काम कौन करने वाला है, स्थानीय स्वशासन भी काम करेगी, स्वयंसेवी संगठन भी काम करेगा, ग्राम मोहल्ले के लोग, इसलिए इसका सटीक ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, तो संसाधनों के खोज के लिए हम रिमोट सेंसिंग कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 78 26 दिसंबर 2004 को विश्व की किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, किस हिस्से में आया था, इंडियन ओशियन में आया था, हिंद महासागर में 2004
2004 में बहुत ही ख़तरनाक सुनामी आया था। ये सुनामी जो शब्द है फ्रेंड्स, ये सुनामी, इसका स्पेलिंग ये होता है TSUNAMI, टी साइलेंट है और इसको सुनामी कहते हैं। ये कहाँ से लिया गया? तो जापान से लिया गया, जापानी शब्द है, जापान ने इसका नाम दिया है सुनामी। सुनामी कैसे आता है? समुद्र के तल में जब कंपन होता है, तब वहाँ समुद्र के तल में जब भूकंप आता है, तब वो क्या होता है? सुनामी का रूप ले लेता है। सुनामी शब्द जो है वो जापानी शब्द है। आगे बात करते हैं, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। कब आया था भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप? तो 1934 में आया था। बहुत ही खतरनाक भूकंप था 1934 में जो आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो अभी मैंने बताया आपको, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। तो इस तरह से हमने 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया फ्रेंड्स। अगर आपको 80 में से सिर्फ 40 बनाना था, अगर आपने 40 कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाए हैं तो एक बार इसको फिर से रिपीट करके देखिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। वीडियो पसंद आएगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे जहाँ पे हम इसके सब्जेक्टिव को डील करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।